अध्यक्ष जी, हम सांप्रदायिक हैं। हाँ, 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 हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम वंदे मातरम गाने की वकालत करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए लड़ते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम धारा 370 को समाप्त करने की मांग करते हैं। माथे पर बिंदी, सिल्क की साला से दोबारा विधायक चुनी गई और बीजेपी लोकदल सरकार में शिक्षा मंत्री बनाई गई। साल 1990 में सुषमा राज्यसभा की सदस्य बनी। राज्यसभा में अपना 6 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद साल 1996 में सुषमा स्वराज दक्षिणी दिल्ली से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची और अटल जी की सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री बनाई गई। इसी दौरान सुषमा स्वराज ने लोकसभा के लाइव प्रसारण का ऐतिहासिक फैसला लिया था। अटल जी की सरकार सिर्फ 13 दिन में गिर गई, लेकिन इसकी प्रतिक्रिया में सदन में दिया गया सुषमा स्वराज का भाषण इतिहास में दर्ज हो गया। अध्यक्ष जी, ये इतिहास में पहली बार नहीं हुआ जबकि राज्य का सही अधिकारी अपने राज्याधिकार से वंचित कर दिया गया। त्रेता में यही घटना राम के साथ घटी थी। राज तिलक करते करते वनवास दे दिया गया। द्वापर में यही घटना धर्मराज युधिष्ठिर के साथ घटी थी जब धूर्त शकुनी की दुष्ट चालों ने राज्य के अधिकारी को राज्य से बाहर कर दिया था। अध्यक्ष जी, यदि एक मंथरा और एक शकुनी राम और युधिष्ठिर जैसे महापुरुषों को सत्ता से बाहर कर सकते हैं, तो हमारे खिलाफ तो कितनी मंथराएं और कितने शकुनी करते। 1998 में बीजेपी दोबारा सरकार में आई तो सुषमा स्वराज को सूचना प्रसारण मंत्रालय के साथ दूरसंचार मंत्रालय भी सौंपा गया और इस बार उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को उद्योग का दर्जा देने का बड़ा फैसला ले लिया। तभी मदनलाल खुराना और साहिब सिंह वर्मा के सियासी झगड़े में दिल्ली बीजेपी 2 टुकड़ों में बंट गई और पार्टी का फैसला मानते हुए सुषमा स्वराज ने केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ दिल्ली की मुख्यमंत्री बनना स्वीकार कर लिया। हालांकि दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए तब 2 महीने से भी कम का वक्त बचा था और प्याज के बढ़ते दामों के बीच बीजेपी दोबारा सत्ता में लौटने में नाकाम रही। 53 दिनों तक दिल्ली की सत्ता संभालने के बाद सुषमा स्वराज एक बार फिर केंद्र की सियासत में वापस लौटी। साल 1999 में पार्टी ने उन्हें कर्नाटक के बेल्लारी से कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ मैदान में उतारा। बड़ी से बड़ी चुनौतियां और पार्टी का हर फैसला स्वीकार करने वाली सुषमा स्वराज ये चुनाव तो नहीं जीती, लेकिन बेल्लारी की जिस सीट को कांग्रेस 12 बार जीत चुकी थी, उस पर सोनिया गांधी को उन्होंने कड़ी टक्कर दे दी। इसके बाद साल 2000 में सुषमा उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद के रूप में पार्लियामेंट में वापस लौटी और एक बार फिर अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट में सूचना प्रसारण मंत्री बनाई गई। साल 2003 में उन्हें स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और संसदीय मामलों का मंत्री भी बनाया गया। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में सुषमा स्वराज विदिशा से जीतकर लोकसभा पहुंची। हालांकि बीजेपी 2004 की तरह इस बार भी संसदीय चुनाव हार गई, जिसके बाद लालकृष्ण आडवाणी ने सुषमा स्वराज को 15वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया। है उनसे वफा की उम्मीद जो जानते नहीं वफा क्या। अध्यक्ष जी, आप जानती हैं शायरी का एक अदब होता है, शेर का कभी उधार नहीं रखा जाता। मैं प्रधानमंत्री का ये उधार चुकता करना चाहती हूँ, एक नहीं 2 शेर पढ़ के। पहला, फिर उनके उधार हो जाएगा। पहला, प्रधानमंत्री जी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। और मजबूरी क्या है? हमारी मजबूरी ये है कि आप इस देश के साथ बेवफाई कर रहे हैं, इसलिए हम आपके प्रति वफादार नहीं रह सकते। और मुल्क के साथ बेवफाई करने के लिए दूसरा शेर पढ़ रही हूं आपको मुखातिब करके। तुम्हें वफा याद नहीं, हमें जफा याद नहीं,
जिंदगी और मौत के दो ही तो तराने हैं, एक तुम्हें याद नहीं, एक हमें याद है। साल 2014 में एनडीए बम्पर जीत के साथ सत्ता में लौटी और मोदी कैबिनेट में सुषमा को विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। अपने कार्यकाल के दौरान सुषमा स्वराज ने भारतीय विदेश मंत्रालय की छवि ही बदल दी। वो एक बेहतरीन पीपल्स मिनिस्टर साबित हुई। विदेश में फंसे लोग हों या किसी का पासपोर्ट खो गया हो, सुषमा स्वराज ने लोगों के मन में ये भरोसा पैदा किया कि सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी। ट्विटर पर सक्रिय रहने वाली सुषमा स्वराज से जब भी किसी ने मदद मांगी, उन्होंने शायद ही किसी को निराश किया हो। यही वजह थी कि अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने उन्हें सुपर मॉम ऑफ इंडिया बताया था। हालांकि इस कार्यकाल के दौरान लगातार उनकी तबीयत ठीक नहीं रहने की खबरें भी आती रही। साल 2016 में सुषमा स्वराज का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। लौटने पर पूरे सदन ने भावुक होकर उनका स्वागत किया। सभी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है सुषमा जी का, स्वस्थ रहे। साल 2017 में जब डोकलाम में भारत और चीन की सेना आमने सामने आ गई, तब भी एक परिपक्व विदेश मंत्री के रूप में सुषमा स्वराज ने सीमा और संसद में मजबूती से सरकार का पक्ष रखा। जहाँ तक डोकलाम का सवाल है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आज फिर पूरी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि डोकलाम बहुत ही परिपक्व कूटनीति के साथ सुलझा लिया गया है और फेस ऑफ साइट पर यथास्थिति बनी हुई है। एक तिल भर भी अंतर डोकलाम की स्टैंड ऑफ साइट पर नहीं हुआ। सुषमा स्वराज जब बोलती थी तो दुनिया सांसें थाम कर उन्हें सुनती थी। यूनाइटेड नेशंस में हिंदी में दिए उनके भाषण इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इसी मंच से सुषमा स्वराज ने एक बार नहीं बल्कि बार बार पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया और साफ किया कि जब सीमा पर जनाजे उठ रहे हों तो बातचीत की आवाज अच्छी नहीं लगती। और हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ आतंकवाद की चुनौती कहीं दूर देश से नहीं बल्कि सीमा पार अपने पड़ोसी देश से ही आई है। और वो देश केवल आतंकवाद फैलाने में ही माहिर नहीं है, बल्कि अपने किए हुए को नकारने में भी उसने महारत हासिल कर ली है। 9 दिसंबर 2016 को स्वयं मैंने इस्लामाबाद जाकर कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग की शुरुआत कर दी थी, किंतु मात्र 3 हफ्ते बाद 2 जनवरी की रात को पठानकोट एयरबेस पर हमला कर दिया गया। आप ही बताएं अध्यक्ष जी, उस माहौल में बातचीत आगे कैसे बढ़ सकती है? 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सुषमा स्वराज ने खुद ही ऐलान किया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद 6 अगस्त 2019 को सुषमा स्वराज ने प्रधानमंत्री मोदी को ट्वीट कर धन्यवाद देते हुए लिखा, मैं अपने जीवन में इस दिन को देखने की प्रतीक्षा कर रही थी। लेकिन किसको पता था ये उनका आखिरी ट्वीट होगा। इसके कुछ घंटों बाद ही सुषमा स्वराज ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन से देश ने न सिर्फ एक प्रखर वक्ता और कर्मठ नेता खो दिया, बल्कि उनके साथ भारतीय राजनीति का एक पूरा अध्याय ही समाप्त हो गया।